हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि रिवीजन चल रहा है चैप्टर्स का यहाँ पर केमिस्ट्री के, तो आज के सेशन में भी वही करेंगे। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र तक के बारे में पढ़ रहे थे। तंतु यानी कि रेशा, जिससे आपका कपड़ा बना हुआ है, या कपड़े की सबसे छोटी इकाई आप कहते हैं तो उसको तंतु या रेशा कहा जाता है। वो रेशा कहाँ से आ रहा है? या तो प्रकृति से आ रहा है या लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज कराया जा रहा है। ठीक है, प्रकृति से आ रहा है तो प्राकृतिक रेशा, प्रयोग लेबोरेटरी यानी प्रयोगशालाओं में बन रहा है तो यानी कि संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा, मानव निर्मित रेशा। ठीक है, ये कहा जाएगा। इसके अलावा फिर रेशा आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है उसके आधार पर आप बोलते हो। जैसे आप कॉटन, अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करते हैं ना, रेशे के प्रकार। तो आपने कॉटन की बात की, जैसे कि कॉटन का जो फाइबर है वो कहाँ से आ रहा है, तो कॉटन के प्लांट से आ रहा है। कॉटन का प्लांट उगाएंगे, वहां पर फाइबर, फिर क्या होगा, प्लांट बड़ा होगा, फिर फूल लगेगा, फिर उससे बीज बनेगा, बीज में फिर आपका रेशा बनेगा। ठीक है, वो रेशों को हस्त चयन के माध्यम से आप ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको गिनिंग के द्वारा क्या की जाएगी, उसकी सफाई की जाएगी, बीज से रेशे को अलग किया जाएगा। इसके बाद आप क्या कहते हैं कि जितनी गिनिंग हो गई है उनका बेल्स बनेगा, बेल्स बनेगा, फिर बेल्स के बाद उनके पतले पतले रेशे बनाए जाएंगे, लंबे लंबे। और फिर क्या होगा, फिर उसको आपस में लपेटा जाएगा, उसकी स्पिनिंग होगी यानी कि कताई। स्पिनिंग के बाद धागा बनेगा, धागे की फिर आपस में बुनाई होगी, या तो विविंग से या नेटिंग से, जैसे आप पढ़ते हैं। तो उस प्रकार की बुनाई के बाद आपको एक कपड़ा मिलेगा, फिर वो कपड़े की कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी और अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनेंगे। ठीक है, ये कॉटन के बारे में पढ़ा। जूट के बारे में पढ़ा आपने कि जूट का प्लांट होता है। प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज तक जाता है तो उस टाइम पर उसको काट लिया जाता है। ज्यादा मेच्योर प्लांट को नहीं करना होता है, क्योंकि फिर उससे उसकी जो स्किन होगी वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, फिर उस पौधे की स्टेम, जो स्टेम है, उनके गट्ठर बनाए जाते हैं, और गट्ठरों को फिर पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो स्टेम है वो छाल को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, रिलीज करना स्टार्ट करेगी, उस स्टेज पे आप उसको बाहर निकाल लेते हैं पानी से। फिर ये बहुत दिनों तक ये प्रोसेस चलता है, ये एक ही दिन में नहीं हो रहा है, बहुत दिनों तक पानी में उसको रखा जाएगा। ओके, उसके बाद उस छाल को अलग कर लेंगे, जो छाल आपने अलग की है उसी से क्या बनेगा, रेशा बनेगा। और फिर वही उसकी सफाई होगी, फिर उसकी कताई होगी, कताई से धागा बनेगा, फिर धागे से कपड़ा बनेगा, और फिर अलग अलग प्रकार की चीजें बनेंगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने कॉटन, जूट के बारे में पढ़ लिया था। इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देख रहे थे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके चैप्टर में अलग अलग टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन देखा था, विच पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स, इनमें से कौन से पार्ट में फाइबर पाया जाता है प्लांट्स के। कॉटन की बात करेंगे तो उसके बीज से फाइबर निकलता है, मैंगो के भी बीज से निकलता है, कोकोनट उसके फ्रूट से, बनाना की लीव से आपका फाइबर निकलेगा। नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग, उस देश का नाम बताना है जहां पर आविष्कार हुआ सूत्री वस्त्रों का या उस कॉटन फाइबर का। ठीक है, तो भारत में ये सबसे पहले आविष्कार हुआ था। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन, भारत के कौन से राज्य में कॉटन को उगाया जाता है, तो कॉटन अलग अलग राज्यों में उगाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन देखा था, इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड, जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, जूट पर्सन जिसकी आप बात करते हैं। तो ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि भारत में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इन इंडिया। तो भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जूट का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन था, विच मैथड इज यूज टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट, कॉटन के प्लांट से कॉटन को किस प्रकार से हार्वेस्ट किया जाएगा, किस मेथड से हार्वेस्ट किया जाएगा यानी कि प्राप्त किया जाएगा, तो वो हैंड पिकिंग यानी हाथों से उठाना, या हस्त चयन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, हस्त चयन के द्वारा पौधों से कपास निकालने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज गिनिंग, गिनिंग क्या है, तो गिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो आपने रेशा अभी प्राप्त किया है, पौधों से रेशे को अपने हस्तचयन के द्वारा उठाया है, तो उस रेशे में कुछ कुछ बीज आ गए होंगे, तो उन बीजों को रेशे से अलग किया जाता है, इसी को गिनिंग कहा जाता है। इसमें कॉम्बिंग की जाती है, स्टील के कॉम्ब लिए जाते हैं आपका, किस लिए, उटाई करने के लिए। स्पिनिंग, आपका जो गिनिंग है उसको उटाई भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो उटाई यानी कि कपास का जो रेशा है उस बीज को अलग किया जा रहा है। ओके, व्हाट आर बेल्स, अब बेल्स क्या है, जब हमने उटाई कर ली है तो उटाई के बाद जो भी आपको
रॉ फाइबर प्राप्त हुआ है, उस रॉ फाइबर से आप क्या करेंगे, उसके बंडल्स बनाएंगे और 200 केजी का एक बंडल होता है, उसी को आप बेल्स कहते हैं यानी कि गांठें। रॉ कॉटन फाइबर आर कंप्रेस्ड इनटू बंडल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 केजी। दीज कंप्रेस्ड कॉटन बंडल्स आर कॉल्ड बेल्स। गांठें क्या है, तो कच्चे कपास के रेशों को लगभग 200 किलोग्राम के बंडल में संकुचित किया जाता है। इन संकुचित कपास के बंडलों को गांठें कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन? कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी है या अनुकूल है? तो आप काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल की बात यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर जूट क्रॉप? जूट की क्रॉप के लिए कौन सी सॉइल होती है? तो आप एलुवियल सॉइल या फिर किसकी बात करते हैं जूट की खेती के लिए? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा रीजन के, डेल्टा क्षेत्र के जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है। ओके, चलिए, इन विच सीजन जूट पटसन इज कल्टिवेटेड? तो रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु में इसका उत्पादन, जूट का या पटसन का उत्पादन सबसे अच्छे से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉटन? तो कॉटन के आपने बहुत सारे उपयोग देखे। हमने बोला कॉटन को जब भी खेत में उगाया जा रहा है तो किसी उद्देश्य से उगाया जा रहा है, यानी कि उस कॉटन से क्या क्या बन सकता है उसकी बात हो रही है। तो वहां पर कॉटन मेनली तो आपका किस में आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, यानी कि वस्त्र उद्योग में कपड़े बनते हैं कॉटन के। और जो अच्छी वाली साफ वाली कॉटन होती है उसका प्रयोग हॉस्पिटल्स में एब्जॉर्बेंट की तरह होता है। इसके अलावा बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, बहुत अच्छा अवशोषक होता है। एब्जॉर्प्शन जो उसकी टेंडेंसी है या आप क्षमता बोल सकते हैं वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए उसके एब्जॉर्बेंट बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने नैपकिन्स की बात की या फिर मॉप्स की बात की या फिर अलग अलग प्रकार के आपके पैड्स वगैरह बनते हैं, तो वो सब कॉटन के ही बनते हैं। ठीक है, बाकी अनस्पन कॉटन जो होता है यानी कि जो बिना काटी हुई सूत जिसको आप बोल रहे हो, यानी कि जो अभी खेत से गिनिंग करके आप लोगों ने खेत से पहले अपने कपास के पौधे से उसको लिया है, जो आपकी कपास है उसके बाद उसको गिनिंग हुई है, थोड़ी सफाई हुई है, बस उसकी स्पिनिंग नहीं की गई है, तो उसको फिलर्स के रूप में यानी कि भराई के रूप में, भरान के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, जिससे कि आपका पिलोज हो गए, मेट्रेस हो गए, इसके अलावा क्विल्ट्स वगैरह यानी कि रजाई गद्दे तकिए ये सब बनाए जाते हैं। ओके, तो इतना सारा हमने क्या देखा, इसका यूज देखा। इसके अलावा रेयन और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देख लिया, कपास के उपयोग यहाँ पर कपड़ा वस्त्र निर्माण में होगा, अस्पतालों में होगा, गद्दे तकियों को भरने के लिए होगा, रेयन के निर्माण और पेपर इंडस्ट्री में, कागज उद्योग में उच्च जल अवशोषण गुण के कारण पोछे का कपड़ा हो गया, या फिर मशीनों की सफाई के लिए जो कपड़े बनते हैं या जो सफाई वाली मशीनें होती हैं उनमें कॉटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन। ठीक है, तो कॉटन फैब्रिक को कॉटन से बनाने में कितने चरणों में काम होगा या कितने चरण आएंगे उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे चरण आप देखते हैं। सबसे पहला ये है कि हैंड पिकिंग के द्वारा आप सबसे पहले तो खेत में कपास को उगाया जाएगा। ठीक है, कपास को उगाने के बाद जब कपास वहां पर बीज बस्ट होके कपास का रेशा बनेगा तो उसको हाथ से चयन करके आप क्या करेंगे, वहां से उठाएंगे या लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कपास आपने हस्त चयन के द्वारा प्राप्त की है उसकी गिनिंग होगी। ठीक है, यानी वहां पर बीज से आपका रेशे को अलग किया जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में बेल्स बनाई जाएंगी, यानी वो गिनिंग के बाद जो आपके पास कपास आई है उसका बंडल बनेगा, 200 किलोग्राम के एक बंडल बनेंगे। फिर वो रॉ कॉटन जो बेल्स में है उसको क्लीन करने के बाद उसको पतले पतले फाइबर उसके स्ट्रैंड्स बनाए जाएंगे। फिर वो पतले स्ट्रैंड्स को आपस में आपका लपेटा जाएगा, आप क्या बोलते हैं, साथ ही में खींचा जाएगा, ऐसा पढ़ते हैं। और फिर क्या होगी, कताई होगी यानी कि स्पिनिंग, यानी कि वो रेशे से अभी धागे का निर्माण होगा। ओके, देन सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा, धागा जो बन गया है वो धागा को बड़ी बड़ी बोबिन्स में डाला जाएगा। ठीक है, और जो कि आप किसके लिए तैयार होंगी, विविंग के लिए। सेवेंथ स्टेप में आपका विविंग होती है यानी कि बुनाई। अब उन धागों को आपस में बुना जाएगा और कपड़े का निर्माण होगा। अभी कपड़ा आपको प्राप्त हो गया है तो उसको लास्ट स्टेप में, क्योंकि वो ग्रे कलर का होगा या उस पर कोई कलर, वैसा कलर नहीं है, तो आपको मन चाहा जो कलर चाहिए उसमें कोई भी कलर डालना है, प्रिंट डालना है, तो लास्ट में आप वही करते हैं, ब्लीचिंग एंड डाइंग। ओके, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमने कॉटन के फाइबर्स को लेकर चले थे, यानी कॉटन को जो हमने पौधे से लिया था और उसके बाद हम कहाँ तक आ गए, कपड़े की रंगाई तक आ गए हैं। तो ये सारे स्टेप यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे। ओके, चलिए, इन विच सीजन
इज कॉटन प्लांटेड, व्हाट इज इट्स कोर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यानी कि कौन से सीजन में, कौन सी ऋतु में, कौन से मौसम में कॉटन को उगाया जाता है, होता है वो, और व्हाट इज इट्स कोर्स ऑफ ग्रोथ। कोर्स ऑफ ग्रोथ क्या है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए। इट इज प्लांटेड अर्लियर इन द स्प्रिंग, अर्लियर इन द स्प्रिंग, वसंत ऋतु के स्टार्टिंग में इसको उगाया जाता है। कॉटन प्लांट्स ग्रो स्टीडीली एंड सून बिकम बुशेस ऑफ 3 to 6 फीट हाइट। यानी कि क्या होता है, कॉटन के प्लांट को जब ग्रो कराते हैं तो उसके बाद वो 3 से 6 फीट की झाड़ियों की जैसे बन जाती हैं। आफ्टर अबाउट 2 मंथ, 2 महीनों के बाद क्या होता है आपका, द बियर व्हाइट और येलोइश फ्लावर, क्या होता है उसमें सफेद और पीले रंग के फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, विच टर्न पिंक और रेड आफ्टर अ फ्यू डेज, जो कि कुछ दिनों के बाद कैसे हो जाते हैं, गुलाबी या लाल रंग के हो जाते हैं। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स फॉल, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं वो झड़ जाती हैं, लीविंग बिहाइंड टाइनी ग्रीन सीड्स, जो कि अपने पीछे क्या छोड़ जाती है, हरे बीज छोड़ जाती है छोटे छोटे। दिस लेटर ग्रो इनटू स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द साइज ऑफ अ वॉलनट विच इज कॉल्ड कॉटन बॉल। ओके, क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्लांट लगाया आपने, आपने क्या बोला, अर्लियर इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के स्टार्टिंग में आपने वो लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही हफ्तों में आपका प्लांट जो होगा वहां पर, मतलब बीज से अंकुरित होगा, फिर बनेगा, और कुछ समय बाद 3 से 6 फीट की झाड़ियां बन जाती हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, अब कुछ 2 महीने के बाद लगभग आपका फ्लावर आता है, जो कि सफेद या पीले रंग का हो सकता है। कुछ दिनों में वो क्या हो जाता है, फिर गुलाबी या आपका लाल रंग का हो जाता है। फिर पंखुड़ियां जो होती हैं फूल की वो झड़ जाती हैं और अपने पीछे हरे छोटे बीज छोड़ जाती है। ठीक है, फूल झड़ जाते हैं ना कुछ समय बाद, तो बीज रह जाता है, तो बीज रह गया, वो बीज फिर मैच्योर होता है, यानी परिपक्व होता है। वो एक वॉलनट यानी अखरोट के साइज का होता है। तभी आप क्या कहते हैं, इतना बड़ा आपका बीज हो गया है, स्फेरिकल शेप का, यानी गोलाकार हो गया है। This later goes into spherical shaped structure of the size of a walnut, which is called cotton ball, जिसको कि क्या कहा जाता है, उसी को कॉटन बॉल कहा जा रहा है। वो बीज जो मेच्योर हो गया, एक वॉलनट के आकार का हो गया है, उसको कॉटन बॉल कहा जा रहा है। As the cotton ball grow steadily, the seed and the fibers grow inside। ठीक है, जैसे जैसे वो कॉटन बॉल ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उसके अंदर फाइबर भी ग्रो कर रहा है। ओके, देन ऑन मैच्योरिंग द ग्रीन बॉल्स बिगिन टू टर्न ब्राउन, वो हरे रंग के बीज थे, हरे रंग के वो फिर बॉल्स बने, फिर वो धीरे धीरे जब वो परिपक्व होगा तो वो ब्राउन कलर का होने लगता है। एंड ऑन कंप्लीट मेच्योरेशन, जब पूर्ण परिपक्वता आ जाती है, दे बिकम रेडी टू बर्स्ट ओपन, वो क्या हो जाते हैं, फटने के लिए तैयार होते हैं। फटने के लिए यानी कि वो बीज अब फटेगा और उसके अंदर ही क्या तैयार हो रहा है, रेशा तैयार हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, एक्सपोजिंग द व्हाइट फाइबर, जब वो बर्स्ट होगा तो बाहर क्या निकलेगा, व्हाइट कलर का फाइबर निकलेगा। एज द फाइबर्स ड्राई इन द सन दे बिकम फ्लफी। ठीक है, जैसे जैसे वो सूर्य के प्रकाश में सूखता जाएगा वो कैसा होता जाएगा, फ्लफी होता जाएगा। ओके, तो ये पूरा क्या है, एक तो सीजन के बारे में हमने बता दिया, और दूसरा कोर्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि किस प्रकार से पूरे कपास का विकास हो रहा है, जो कपास का रेशा है उसका विकास हो रहा है, कहां से लेकर के कहां तक हम पहुंच गए, यानी एक बीज लगाया था और वहां से हमने रेशा प्राप्त कर लिया। ठीक है, अभी ये रेशा बन चुका है और इसके स्टेप आप ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ओके, सो कपास किस मौसम में लगाया जाता है, इसे वसंत ऋतु में जल्दी या पहले लगाया जाता है। कपास के पौधे तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी 3 से 6 फीट ऊंची झाड़ियां बन जाते हैं। लगभग 2 महीने के बाद इनमें सफेद या पीले रंग के फूल आते हैं, जो कुछ दिनों के बाद गुलाबी या लाल हो जाते हैं। फूलों की पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और अपने पीछे छोटे छोटे हरे बीज छोड़ जाती हैं। यह बाद में एक अखरोट के आकार की गोलाकार आकार की संरचना में विकसित होते हैं, जिसे कपास की गांठ कहा जाता है। जैसे जैसे कपास की गांठें लगातार बढ़ती जाती हैं, बीज और रेशे अंदर बढ़ते जाते हैं। पक जाने पर यानी कि पूर्ण परिपक्वता पर हरे जो डोडे हैं, यानी कि जिनको आप बॉल्स बोल रहे हैं, वो भूरे रंग के होने लगते हैं। पूर्ण परिपक्वता पर वे सफेद रेशों को उजागर करते हैं। पूर्ण परिपक्वता में क्या होगा, वो फट जाएगा और सफेद रेशा बाहर आएगा। ठीक है, फटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे रेशे धूप में सूखते हैं वो भुरभुरे हो जाते हैं, जिनको आप फ्लफी कह रहे हो। ओके, तो ये पूरा क्या है, कपास का विकास का क्रम है, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर जूट प्लांट्स कट एट फ्लावरिंग स्टेज एंड नॉट ऑन कंप्लीट मैच्योरेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जब फ्लावरिंग स्टेज आती है यानी कि जब फूल लगते हैं जूट के पौधे पे या प्लांट जो उसका बना है उस पर जब फूल आते हैं उसी टाइम पर उसको क्यों काट लिया जा रहा है, पूर्ण परिपक्वता को उसको नहीं ले जाया जा रहा है, यानी कि पौधा पूरा बड़ा नहीं हो रहा है या आप क्या कहेंगे कि पूरा मेच्योर नहीं हो रहा है तब उसको नहीं काट रहे हैं बल्कि पहले ही काट दे रहे हैं। और ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी तब भी मैंने कहा क्योंकि जो स्टेम है उसकी जो स्किन है, बाहर की लेयर है, छाल जिसे आप कहते हैं, उससे आपको फाइबर बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे बहुत छोटा पौधा होता है तो वो उसकी स्किन बहुत कोमल होती है। धीरे धीरे अगर प्लांट आपका बड़ा हो रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है वो भी हार्ड होती जाती है, यानी कठोर होने लगती है। जैसे बड़ा कोई पेड़ होगा तो उसकी बाहर की छाल बहुत कठोर होती है। तो पूर्ण परिपक्वता तक इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि जूट की जो बाहर की छाल होगी वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो फिर रेशा उससे अच्छा नहीं बन पाएगा। ओके, तो पहले ही इसलिए काट रहे हैं क्योंकि उससे जो बनने वाला रेशा होगा वो कोमल होगा। ओके, jute plants are cut at the time of flowering stage because a good quality of fiber is obtained at this stage. On complete maturation of plant, fiber of its stem become very hard. ठीक है, तो जो अगर पूर्ण परिपक्वता तक जाएंगे तो क्या कह रहे हैं, जो तना है वो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो रेशा बनेगा वो भी कैसा होगा, कठोर होगा। ठीक है, तो जूट के पौधों को फूल आने की अवस्था में क्यों काटा जाता है और पूर्ण परिपक्वता पर नहीं, पर क्यों नहीं, तो जूट के पौधों को पुष्पन अवस्था के समय काटा जाता है क्योंकि इस अवस्था में अच्छी गुणवत्ता का रेशा प्राप्त करना है। पौधे के पूर्ण विकसित होने पर इसके तने के रेशे बहुत कठोर हो जाते हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें जूट क्यों लगा रहे हैं, हमको रेशा प्राप्त करना है ना, इसीलिए हमने जूट का पौधा लगाया है। तो हमें क्योंकि अच्छी गुणवत्ता का रेशा चाहिए इसीलिए हम पुष्पन की जो अवस्था कह रहे हैं, यानी कि जब भी उस पर फ्लावर लगे होंगे उसको हम उस अवस्था में काट लेंगे ताकि हमें अच्छे प्रकार का रेशा मिल सके। ओके, और अगर पूर्ण परिपक्वता तक हम पेड़ को वैसे ही छोड़ देंगे, उसको काटेंगे नहीं, तो उसकी स्टेम हार्ड हो जाएगी, उसकी छाल हार्ड हो जाएगी, तो यानी रेशा कैसा होगा, आपका हार्ड हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ जूट। अब जूट के जैसे हमने कपास के बहुत सारे उपयोग देखे, वैसे ही जूट के आपको उपयोग बताने। जूट का जो रेशा होता है वो बहुत मजबूत होता है तो इसकी रस्सियां बहुत अच्छी बनती हैं। इसके अलावा इसके कैरी बैग्स बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि मजबूत होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में सामान लाने के लिए, सब्जी वगैरह लाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए जूट के बने हुए बैग्स का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और सस्ते होते हैं इसीलिए इनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। ठीक है, जूट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, पोटैटो सैक, कारपेट्स, कर्टन्स, कोर्स क्लोथ्स एंड रोप्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बैग्स बनते हैं, आपने देखा होगा आलू की जो बोरियां होती है वो बनती हैं, कारपेट्स हो गया यानी कि चटाई वगैरह, कर्टन्स हो गए, पर्दे भी बनते हैं इनके, और कोर्स क्लोथ्स यानी कि जो रफ क्लोथ्स होते हैं वो भी बनते हैं, रोप्स यानी कि रस्सियां बनती हैं। दीज डेज फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स। ठीक है, जूट का जो फाइन यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो जूट होगा उससे जूट फैब्रिक यानी जूट का कपड़ा भी बनाया जाएगा। ओके, तो ये सारे इसके उपयोग हो गए। पैमाने पर बोरे, आलू की बोरियां, कालीन हो गए, पर्दे, मोटे कपड़े हो गए, रस्सी होगी आदि इससे बनाई जाती है। इन दिनों जूट के कपड़े बनाने के लिए जूट की अच्छी गुणवत्ता का भी उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, जूट के उपयोग। जूट जिसे क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशों में सबसे सस्ता होता है और अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहा जा रहा है। क्या बोला गया है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र होता है उसकी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो इसके लिए बहुत अच्छी होती है, एक जूट के उत्पादन के लिए। पटसन इसका पौधा हम पढ़ रहे थे। और इसके अलावा स्टेम, तने से यहाँ पर रेशा प्राप्त किया जाता है जूट का। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने कहा वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार में इसका उत्पादन सबसे अच्छे से होता है इंडिया में। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेटिंग, एक्सप्लेन हाउ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूट प्लांट। ठीक है, तो रेटिंग हमने कब पढ़ा था, जब हम जूट के बारे में पढ़ रहे थे। जूट का पूरा एक प्रोसेस चला था जहां पर आपने बोला कि हमने जूट का पौधा उगाया है, उसके बाद क्या किया है, जब वो पुष्पण की अवस्था में गया है यानी फ्लावरिंग स्टेज पे, आपने उसको कट कर लिया है, फिर आपने क्या किया, उसके गट्ठर बनाए, उसको पानी में कुछ समय के लिए डाल दिया है, फिर कुछ समय बाद जब आप पानी से बाहर निकालते हैं तो उसकी छाल को अलग कर लेते हैं। यही वो प्रक्रिया थी जिसको आप रेटिंग नाम दे रहे थे। ठीक है, और क्या कहा गया, एक्सप्लेन हाउ फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी जूट प्लांट्स। ठीक है, तो मैंने वो आपको बता दिया है कि जूट के प्लांट से फाइबर किस प्रकार निकाला जाएगा। तो जो छाल आपने निकाली है स्टेम से, उसी छाल की सफाई होगी, फिर उसकी कताई की जाएगी, फिर धागे बनेंगे, फिर कपड़ा बनेगा। इस प्रकार से पूरा आपका प्रक्रम चलता है। ठीक है, जूट प्लांट्स आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज व्हेन प्लांट्स आर 8 to 10 फीट हाई। ओके, क्या किया जाता है, जूट के पौधे को फ्लावरिंग स्टेज पे कट कर लिया जाता है जब 8 से 10 फीट हाइट के उसके प्लांट हो जाते हैं। ओके, द कट प्लांट्स आर ग्रुप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज व्हेन मोस्ट ऑफ द लीव्स ड्राई अप एंड फॉल डाउन। ओके, क्या किया जाता है, उन प्लांट्स को जो आपने काटे हैं, हरे हरे श्रब्स, झाड़ियां वगैरह जो आप बोल सकते हो, स्टेम्स बोल सकते हो, उनको कुछ समय के लिए फील्ड्स पे यानी खेतों में इसी प्रकार से रख देते हैं ताकि उनकी जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएं। ठीक है, जब भी उनकी पत्तियां झड़ जाएंगी फिर क्या किया जाएगा, द प्लांट्स आर नाउ टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। उन सभी तनों को, जो लकड़ियां हैं, उनको एक साथ गट्ठर बनाएंगे। ओके, एंड द बंडल्स आर मेड टू सिंक इन stagnant water of a pond for a few days and then the gummy skin rots out to separate fibers। ठीक है, क्या किया जाएगा, उनको तालाब वगैरह में डुबो करके रखा जाएगा, और साथ ही क्या बोल रहे हैं, कुछ समय बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो पूरी स्टेम है वो फाइबर को यानी वो छाल जो है उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगी या सेपरेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेटिंग कहा जाता है। फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेटेड जूट बाय हैंड विद जर्क्स एंड पुल्स। क्या किया जाता है, फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द रेटेड जूट, उस रेटेड जूट से, विद हैंड, बाय हैंड्स, हाथों की मदद से, विद जर्क एंड पुल्स। ओके, खींच करके और जर्क करके। ठीक है, द ड्राइड फाइबर्स आर देन टाइड टुगेदर इन स्मॉल बंडल्स। अब जो वो सूखा हुआ रेशा है जिसको आपने बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, उसको क्या किया जाएगा, बांधा जाएगा और उसके बंडल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो जूट के पौधों को फूल आने की अवस्था में तब काटा जाता है जब पौधे 8 से 10 फुट ऊंचे हो जाते हैं। कटे हुए पौधों को कुछ दिनों के लिए खेत में अलग अलग स्थानों पर समूहित किया जाता है। जब अधिकांश पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती हैं, पौधे अब छोटे छोटे बंडलों में बंधे हुए हैं, यानी उनको बांध लेते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। बंडलों को कुछ दिनों के लिए एक तालाब के स्थिर पानी में डुबोने के लिए बनाया जाता है, और फिर रेशों को अलग करने के लिए चिपचिपी त्वचा सड़ जाती है, मतलब जो ऊपर की स्किन है वो खराब हो जाएगी। इस प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है। रेटेड जूट से फाइबर हाथ से झटक के और खींच के निकाला जाता है, फिर सूखे रेशों को छोटे छोटे बंडलों में एक साथ बांध दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रेशा प्राप्त हो गया। अभी कताई करोगे तो कपड़ा बन जाएगा, या अलग अलग प्रकार की जो भी चीजें आपको बनानी है वो बना सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्पिनिंग। अब कताई क्या है, तो हमने जो रेशा प्राप्त किया है उस रेशे को बहुत अच्छे रेशे में, फाइन और लंबे रेशे में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर उसका क्या किया जाता है, उसको आपस में आप कहते हैं कि ट्विस्ट करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, आपस में मरोड़ते हैं या लपेटते हैं, और उसके बाद धागे का निर्माण होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। कताई क्या है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। कताई आपका चरखे में भी होता है, आपने टाकली पढ़ा है कि टाकली से आप करते हैं कताई। तो अलग अलग प्रकार से कताइयां होती हैं। अभी तो कताई की बहुत सारी मशीन्स भी आ गई हैं कि मशीन्स के माध्यम से क्या होगी, कताई की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, नेम 2 सिंपल डिवाइसेस यूज फॉर स्पिनिंग। तो वही क्वेश्चन है कि सिंपल डिवाइसेस का नाम बताना है जो किस लिए यूज की जाएंगी, कताई के लिए यूज की जाएंगी। तो तकली, टाकली जिसे आप बोलते हैं, या चरखे का प्रयोग किया जाता है। ये सरल युक्तियां हैं कताई करने की। ठीक है, कताई यानी कि रेशे से धागे का निर्माण करेंगे। ठीक है ना,
वही धागा जो आपको दिखता है, जैसे कपड़े कभी कहीं पे कट लग जाता है या कहीं से सिलाई खुल रही होती है तो वहां पर आपको धागे निकलते हुए दिखते हैं, तो उन्हीं धागों को किससे बनाया जा रहा है, रेशों से बनाया जा रहा है। तो रेशे से धागे का निर्माण क्या है, कताई है, और वो कताई इंटाकली चरखे के माध्यम से की जाएगी। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, जिनमें कि हमने स्पिनिंग के बारे में सीखा, जूट के उपयोग हमने देखे, यहाँ पर कॉटन का उपयोग आपने पहले सेशन में देखा था, आज के सेशन में भी रिवाइज किया। कॉटन में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, कोर्स ऑफ ग्रोथ की बात हुई है, यानी कि विकास का क्रम क्या होगा कॉटन के पौधे के लिए। जूट के लिए हमने देखा कि रेटिंग क्या है, और इसके अलावा जूट का पौधा किस प्रकार से पौधे जब पौधा उग रहा है वहां से लेकर के और फाइबर बनाने तक के कितने चरण वहां पर देखने को मिल रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन होगा, आपका डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में इसी चैप्टर के कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए